हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 नवंबर के करंट अफेयर्स और शुरुआत करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डे से। 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। आप लोगों ने रेडियोथेरेपी के बारे में सुना होगा, आप लोग ने एक्स रेज के बारे में भी सुना होगा जिनकी डिस्कवरी रॉन्टजन ने की थी, जिसके कारण उन्हें 1901 में फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इस साल हम 11 नंबर का वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इस दिन, आज ही के दिन, पहली बार डिस्कवर की गई थी एक्स रेज को 1895 में। तो आज का ये इंपॉर्टेंट डे है। इसके बाद हम बात करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में, और भी पर्सन न्यूज़ में है लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है हीरालाल जी। ये है हीरालाल समारिया और इन्होंने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद को ग्रहण किया है, ओथ ली है, शपथ ली है। अच्छा, हीरालाल समारिया जी जो हैं वो पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, इनको प्रमोट कर दिया गया है और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो हीरालाल समारिया बन गए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया बन चुके हैं और इन्होंने अपने पद की शपथ ली है, ओथ ग्रहण कराई है। अब जो CIC होते हैं, मतलब जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। पहले ये इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे, अब ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बन चुके हैं। साथ ही साथ ये पहले दलित पर्सन है, पहले पर्सन है दलित कम्युनिटी से जो इस पोस्ट पे पहुंचे हैं, इसलिए ये पर्सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कब बने थे? तो 7 नवंबर 2020 में ये इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने थे और अब यहाँ पर बन चुके हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समारिया। अब इन्होंने खुद तो शपथ ग्रहण की है, ओथ तो ली ही है, इसके अलावा 2 और इंफॉर्मेशनल कमिश्नर को शपथ ग्रहण कराई है, 2 और सूचना आयुक्त को शपथ ग्रहण कराई गई है बाय द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कौन है वो 2 लोग? तो विनोद कुमार तिवारी जी हैं और आनंदी रामलिंगम। आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी, इन दोनों को भी यहाँ पर ओथ ग्रहण कराई गई है एज अ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है। अब अगर हम CIC के बारे में बात करते हैं तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशनल कमिश्नर है, जो CIC का फॉर्मेशन किया गया है वो एक एक्ट के जरिए किया गया है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। किसी भी संविधान के आर्टिकल में इसका कोई चर्चा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास किया गया था, केवल एक एक्ट पास किया गया और एक्ट के जरिए इस बॉडी को तैयार किया गया है। इसलिए हम कहेंगे कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप लोग ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, सूचना पाने का अधिकार। आज भी हम कई बार RTI का यूज करते हैं, जब हमारे एग्जाम में हमको कॉपी में अपने नंबर्स चेक करने हो या हमें कोई भी डाउट हो तो हम RTI जरूर लगाते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में, और इसी प्रोविजन के अंदर, इसी एक्ट के प्रोविजन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को गठित किया था। इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और उसकी मदद करने के लिए नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, मतलब 10 से ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। इनका जो टेन्योर होता है वो 65 ईयर्स तक की एज के लिए होता है। ठीक है। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी हिंदी में और इंग्लिश में, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम से अगर PDF डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है ना, तो वेबसाइट पर जाना parchamclasses.in पर, वहाँ से भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी। इसके अलावा 2024 को टारगेट करते हुए हमने एक जनरल अवेयरनेस का कोर्स लॉन्च किया है फॉर SSC एंड अदर वनडे एग्जाम्स। तो आपको इसमें सारे सब्जेक्ट को कवर कराया गया है। आप यहाँ पे कंबाइंड सब्जेक्ट का कोर्स भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप इस कोर्स को ईजिली परचेस कर पाएंगे। क्लियर? आइए अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास अबाउट द NMDC। NMDC इनॉग्रेट्स इज फर्स्ट गोल्ड माइन, माउंट सेलिया गोल्ड ऑपरेशन। आप लोगों ने जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की हम स्टडी करते हैं, अगर आपने नहीं की है तो प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा, सारे कॉन्टिनेंट की स्टडी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जब हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो आपको वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट गोल्ड माइन के ऊपर ज़रूर देखने को मिलता है, कूलगढ़ी एंड कालगढ़ी। ये आप लोगों ने, माइंस का नाम है कूलगढ़ी एंड कालगढ़ी। ये ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग एरिया है, वो भी किसके लिए? ये बहुत अधिक गोल्ड
कंटेन करती हैं, तो ये रिच सोर्सेज हैं गोल्ड का। तो गोल्ड माइन बेसिकली आपको ऑस्ट्रेलिया में कूलगढ़ी एंड कालगढ़ी देखने को मिलेगी, और वही जो बेल्ट है उसी बेल्ट में एनएमडीसी ने अपना पहला गोल्ड माइन ऑपरेशन शुरू किया है माउंट सीलिया में। एनएमडीसी इसके पहले आयरन ओर पे काम करता था, जिप्सम पे काम कर रहा था, कॉपर माइनिंग पे काम कर रहा था, कभी इसने गोल्ड पे काम नहीं किया। आप कह सकते हैं कि एनएमडीसी ने अपना पोर्टफोलियो एक्सटेंड किया है। पहले एनएमडीसी केवल सर्टेन मिनरल की ही माइनिंग कर रहा था जिसमें गोल्ड कभी नहीं था, लेकिन अब इसने गोल्ड माइनिंग शुरू की है, इसका पहला ऑपरेशन है। तो हम कह सकते हैं कि एनएमडीसी ने अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, ये एनएमडीसी का पहला वेंचर है गोल्ड माइनिंग के लिए। माउंट सीलिया प्रोजेक्ट है जो कि 180 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है कालगुड़ी से। ये कालगुड़ी बेसिकली फेमस है, इसलिए गोल्ड माइनिंग एरिया आपको जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एनएमडीसी ने एक्सपांड कर दिया है अपना मिनरल पोर्टफोलियो। ठीक है, आइए बात करते हैं नागेंद्र नाथ सिन्हा जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। उन्होंने रिसेंटली बताया कि हमने फाउंडेशन स्टोन रखा है माउंट सीलिया गोल्ड प्रोजेक्ट ऑपरेशन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और ये एनएमडीसी का पहला गोल्ड प्रोजेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि एनएमडीसी ने अपना पोर्टफोलियो मिनरल पोर्टफोलियो एक्सटेंड किया है। ठीक है, इतनी चीजें। इसके पहले ये जो लेगेसी है एनएमडीसी की वो आयरन ओर कैटेगरी में जानी जाती है। ये हाई क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, या सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक मात्रा में गोल्ड आयरन ओर की माइनिंग करने के लिए एनएमडीसी को जाना जाता है। क्लियर है, और ये इनका पहला यहाँ पे गोल्ड माइन प्रोजेक्ट है एनएमडीसी का। इसके अलावा एनएमडीसी की बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, किसके लिए? माइनिंग ऑफ लिथियम के लिए। तो आने वाले समय में हो सकता है लिथियम की माइनिंग भी शुरू करेगा एनएमडीसी, पर फिलहाल तो शुरुआत नहीं हुई है, फिलहाल गोल्ड माइनिंग की शुरुआत हुई है। अगर हम एनएमडीसी के बारे में बात करें तो एनएमडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 1958 में ये बॉडी बनती है, हैदराबाद में हेड ऑफिस मिल जाएगा। एनएमडीसी जो है हमारे देश की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर कंपनी है, लगभग 35 मिलियन टन ऑफ आयरन ओर ये प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा एनएमडीसी नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस भी इसे 2008 में शामिल किया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है एनएमडीसी, और एनएमडीसी आयरन ओर के अलावा कॉपर, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, टंगस्टन, ग्रेफाइट, बीच सैंड, डायमंड, टिन, इन सब की माइनिंग करती है, लेकिन गोल्ड की माइनिंग नहीं करती थी, और इसका पहला ये गोल्ड प्रोजेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि एनएमडीसी ने अपने पोर्टफोलियो को एक्सपांड किया है, और आने वाले समय में हो सकता है कि लिथियम की भी माइनिंग करे, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट JPHCP। ये डिवोटीज के लिए, लोगों के लिए पब्लिक डोमेन में 17 जनवरी 2024 में इसको अनवील कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राजा गजपति दिव्य सिंह देव ऑफ पुरी, इन्होंने रिसेंटली इन्फॉर्म किया है कि जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो डिवोटीज के लिए 17 जनवरी नेक्स्ट ईयर ओपन कर दिया जाएगा, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और यहाँ पे मंदिर की प्रमाइसेस के चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। इसके पहले मंदिर के प्रमाइसेस में परिक्रमा मार्ग नहीं था, तो परिक्रमा मार्ग यहाँ पे तैयार किया गया है, और पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे जो पूरा मार्ग है 943 करोड़ रुपीज के साथ तैयार किया है। इसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा हमको बताया गया है कि इन्होंने एक श्री सेतु या फिर ब्रिज भी बनाया है जो लगभग 1.5 किलोमीटर का लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड श्री सेतु ब्रिज है। बेसिकली ब्रिज क्या करेगा, व्हीकल्स जो होते हैं वो भुवनेश्वर एंड ब्रह्मगिरी से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे जगन्नाथ बल्लभ पार्किंग सेंटर में, जो कि नियर है टेम्पल प्रेमाइसेस के। डन, इतनी चीजें। इसके पहले कोई भी यहाँ पे परिक्रमा मार्ग नहीं था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरी हेरिटेज कॉरिडोर जो है इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। ठीक है, एंड इसे अनवील किया गया था दिसंबर 2019 में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो टाउन है पूरी टाउन, उसको एक पिलग्रिम साइट और एक हेरिटेज साइट के रूप में डेवलप करना इसका मकसद है। जगन्नाथपुरी जो है वो 4 धाम में से एक है। जो हमारी कंट्री के रिफॉर्मर एंड फिलोसोफर रहे हैं शंकराचार्य जी, उनके द्वारा 4 धामों की स्थापना की गई थी, जिनमें पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वर था। जो 3 धाम है, मतलब आपका पुरी, द्वारिका एंड बद्रीनाथ, ये जो 3 धाम है ये वैष्णव सेक्ट को रिलेटेड है, वहीं रामेश्वरम जो है वो शैव धर्म को डेडिकेटेड है। डन। नेक्स्ट है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि रिसेंटली न्यूज में है। क्यों है न्यूज में? क्योंकि देखिएगा कंबोडिया से एक टीम आई है
जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व में ट्रेनिंग लेगी। किस बात की ट्रेनिंग लेगी? ट्रेनिंग इस बात की लेगी, अगर उनको कंबोडिया में टाइगर को रीइंट्रोड्यूस करना है तो टाइगर की टेक केयर कैसे करना है और क्या क्या जानकारी मतलब ज़रूरी होती है टाइगर को पालने के लिए, रीइंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वो सारी ट्रेनिंग कंबोडिया के मेंबर्स को दी जाएगी। कहाँ पे? पन्ना टाइगर रिजर्व में। जैसे हमने चीता को इंट्रोड्यूस किया तो हमको भी सीखने को मिला, हमने भी सीखा साउथ अफ्रीका से कि कैसे टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस करना है, क्या उनका खाना पीना होना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो वैसे ही यहाँ पे एक सीनियर डेलीगेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आया हुआ है कंबोडिया से, कहाँ पे? पन्ना टाइगर रिजर्व में, और यहाँ पे स्टडी करेगा कि इंडिया टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानेगा और स्टडी करेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व आपको विंध्य माउंटेन रेंज में मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, इसे टाइगर रिजर्व 1994 में 1994 में डिक्लेयर किया गया था। आप लोगों ने केन वेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज ही सुनो और आज ही जाके पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समय से डिस्प्यूटेड था। सो केन वेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है वो बेसिकली इसी पन्ना टाइगर रिजर्व से भी गुजरता है। केन रिवर जो है यहाँ पे रिजर्व से बहती है और यहाँ पे इसी केन रिवर में आपको एक बांध भी देखने को मिलेगा, दौधन। तो दौधन डैम आपको कहाँ मिलेगा? पन्ना टाइगर रिजर्व में आपको दौधन डैम देखने को मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ केन वेतवा लिंक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है भारत बोटेनिक्स टू ओपन इंडियाज लार्जेस्ट कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी इन गुजरात, राजकोट। तो यहाँ पे भारत बोटेनिक्स के द्वारा लगभग 1600 स्क्वायर फीट एरिया में एक कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी को ओपन किया गया है राजकोट में, गुजरात में, जो कि 100% हाइजीन होगी। नाम देख सकते हैं, लकड़ी घानी का शुद्ध तेल या फिर वुड घानी प्योर ऑयल इसका बेसिकली नाम है। इसमें क्या करेंगे, जो सीड्स होते हैं, सीड को क्रश करके वुड घानी टेक्निक से, जो पुराने समय से ट्रेडिशनल टेक्निक आ रही है, उसके जरिए यहाँ पे ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये पूरी ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे केमिकल फ्री ईडेबल ऑयल, हेल्थी न्यूट्रिशन एंड नेचुरल फ्लेवर के साथ यहाँ पे ऑयल ये लोग तैयार करते हैं। भारत बोटेनिक्स जो है वो कई तरीके की ऑयल वेराइटी को ऑफर करता है, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, फिर आपका मस्टर्ड ऑयल है, सिसमी ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल और आलमंड ऑयल है। ठीक है, अब स्टेट की जब बात हो रही है तो कुछ और बातें हम स्टेट से देखते हैं कि उत्तराखंड के जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि एमबीबीएस का जो कोर्स होगा उत्तराखंड में वो हिंदी में होगा। एमबीबीएस के कोर्स को ऑफर करने वाला ये 2nd नंबर का स्टेट हो गया है। पहले मध्य प्रदेश ने ऑफर किया था कि हिंदी में एमबीबीएस होगा, 2nd नंबर का स्टेट उत्तराखंड बन गया है और उत्तराखंड जो है वो एमबीबीएस का जो डॉक्टरेट का पढ़ाई है, एमबीबीएस का कोर्स है, वो हिंदी में ऑफर करेगा। नेक्स्ट है कर्नाटका के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। ठीक है, ये एक्टर हैं, आपको पता है, इनकी डेथ हो चुकी है, पुनीत राजकुमार। इन्हीं के नाम पे बेसिकली एक हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है टू ट्रीट पीपल सफरिंग फ्रॉम सडन हार्ट अटैक एंड द कार्डिक इशू। तो जो लोग सडन हार्ट अटैक और कार्डिक इशूज से सफर हो रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश के कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है कि वो कास्ट बेस्ड सेंसस कराएंगे। जब से बिहार का कास्ट बेस्ड सेंसस का डेटा सामने आया है, कई सारे राज्य सामने आ रहे हैं कि हम भी सेंसस कराएंगे, हम भी कास्ट बेस्ड सर्वे कराएंगे, डेटा को पब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी काऊ है, गाय है, कैटल्स है, उनकी सेंसस की जाएगी, जिसके कारण हमको पता लगा सके कि कितने यहाँ पे कैटल्स हमारे स्टेट में है और उसके हिसाब से हम यहाँ पे वेलफेयर स्कीम को रन कर सकेंगे। तो सेंसस ऑफ काऊ कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश में होगी। समझ में आया इतनी चीजें? चलिए कुछ और बातें करते हैं। नेक्स्ट है सीबीएसई टू ओपन न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन यूएई। अब देखिएगा, कई सारे भारत के जो लोग हैं या भारतीय जो प्रवासी लोग हैं वो दुबई में रहते हैं और वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है उनके बच्चे भी होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे। तो हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है उसके कई सारे एफिलेटेड स्कूल दुबई में भी ऑपरेट होते हैं और लंबे समय से डिमांड हो रही थी कि दुबई में या गल्फ एरिया में, गल्फ रीजन में जो सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिस है वो वहीं गल्फ रीजन में होना चाहिए। तो फाइनली उस बात को मान लिया गया है और गल्फ रीजन के लिए सीबीएसई ने अपना पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलने की बात की है यूएई में। ठीक है,
बात समझ में आई? तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई, किसके साथ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के प्रिंसिपल के साथ, और फाइनली इस बात पे एग्री हुए कि जो सीबीएसई के स्कूल है गल्फ एरिया में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ऑफिस ओपन होना चाहिए गल्फ रीजन में, यूएई में। तो यूएई में सीबीएसई अपना ऑफिस खोलने जा रहा है। यूएई की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है, दिरहम करेंसी है, एंड प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्लोबल अवार्ड्स के बारे में। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। केरला को अगर हम देखेंगे तो बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड कैटेगरी में ग्लोबल अवार्ड मिला है। केरला को ग्लोबल अवार्ड 2023 दिया गया है, किस कैटेगरी में? वेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड। मतलब यहाँ के जो लोग हैं, कई सारे जो टूरिस्ट जाते हैं केरला में, तो उनको अच्छा क्विजीन मिला, अच्छे क्राफ्ट मिले, फूड मिला, लोगों ने हेल्प की, जिससे टूरिज्म प्रमोट हुआ, इसलिए इस कैटेगरी में ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। बेसिकली ये अवार्ड 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका, इसके अलावा अफ्रीका के अलावा जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज है और इंडिया। तो यहाँ पे अफ्रीका, इंडिया और लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज हैं जो टूरिज्म के सेक्टर में काम कर रही हैं, उन सारी कंट्रीज की जो सिटीज हैं या शहर हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 6 अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे कि बेस्ट फॉर टैकलिंग प्लास्टिक वेस्ट, कैसे आप प्लास्टिक वेस्ट को टैकल कर रहे हो। वेस्ट फॉर द लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड, एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज, वेस्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, एंड वेस्ट फॉर नेचर पॉजिटिव टूरिज्म। ऐसे 6 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। तो केरला को ये अवार्ड दिया है किस कैटेगरी में? वेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड कैटेगरी में 2023 ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है केरला गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है AIFF, मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हो गई है। AIFF wins AFC President Recognized Bronze Award for Grassroots Football। तो रिसेंटली AFC मतलब होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसका फॉर्मेशन 1954 में हुआ था मनीला में। ठीक है, तो AFC एनुअल अवार्ड रिसेंटली दोहा, कतर की कैपिटल दोहा में डिस्ट्रीब्यूट किए गए अलग अलग कैटेगरी में। वहीं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पर AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज अवार्ड फॉर ग्रास रूट फुटबॉल दिया गया है ब्रोंज कैटेगरी में। गोल्ड कैटेगरी और सिल्वर कैटेगरी भी हम देखेंगे। ब्रोंज कैटेगरी में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यह अवार्ड दिया गया है, और ये सेकेंड टाइम है जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ग्रास रूट लेवल फुटबॉल कैटेगरी में अवार्ड दिया है। इसके पहले 2014 में भी इस तरीके का अवार्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को मिला है। इस पूरी सेरेमनी में AIFF के प्रेसिडेंट, मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे भी प्रेजेंट थे। ठीक है, अब बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, तो मैंने सिर्फ इंडिया का ही अवार्ड यहाँ पे लिया, जरूरी समझा, क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं कि AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज अवार्ड फॉर ग्रास रूट फुटबॉल ब्रोंज कैटेगरी में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, वहीं गोल्ड कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल एसोसिएशन, सिल्वर में गुहाम फुटबॉल एसोसिएशन है, और रीजनल एसोसिएशन ऑफ द ईयर कौन है? सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब कुछ और हम कुछ और हम स्टेट न्यूज़ एंड शॉर्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले 2 पर्सन जो न्यूज़ में हैं, एक है सीनियर IPS ऑफिसर प्रवीण मधुकर पवार। कौन है? प्रवीण मधुकर पवार, और इन्हें रिसेंटली CBI का ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर 5 सालों के लिए कौन बने हैं? तो IPS ऑफिसर प्रवीण मधुकर पवार जी को बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना है। CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं 5 सालों के लिए। नेक्स्ट है रोहित ऋषि को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। बहुत लंबे समय से मैं बात कर रही थी अबाउट द IIT मद्रास, और IIT मद्रास ने पहली बार इंडिया के बाहर अपने कैंपस को ओपन किया है, वो भी कहाँ पे? जंजीबार में। फाइनली ये ओपन हो चुका है कैंपस। ठीक है, IIT मद्रास जंजीबार द अफ्रीकन कैंपस इज टू बी इनॉग्रेटेड टुडे। तो आज इसको, मतलब 7 नवंबर को इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली 22 इलीगल बेटिंग ऐप को ब्लॉक कर दिया गया, उनकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया, इंक्लूडेड महादेव बुक। तो कॉलिन डिक्शनरी ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है फॉर 2023।
ठीक है। नेक्स्ट है, अभी आपने देखा कि दिल्ली में AQI जो है वो 450 तक पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है, जिसके कारण वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया, स्कूल की भी छुट्टियां कर दी गई। अब यहाँ पे IIT कानपुर के जो लोग हैं या IIT कानपुर के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि हमें एक आर्टिफिशियल रेन करानी चाहिए क्लाउड सीडिंग प्रोसेस के जरिए, जिसके कारण जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये ओपिनियन दिया गया है। तो आर्टिफिशियल रेन का एसोसिएशन सिल्वर आयोडाइड से होता है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसके जरिए रेनफॉल कराया जाता है, एक आर्टिफिशियल टेक्निक है। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि ग्रेटेस्ट लिटरेसी शो है अर्थ पे। इसकी शुरुआत होगी कब से कब तक? 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में 2024 में, और ये 17th एडिशन होगा। तो 17वां संस्करण जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में होगा 2024 में। नेक्स्ट बात करेंगे हम गिफ्ट सिटी के बारे में। आप लोगों को गुजरात की गिफ्ट सिटी के बारे में तो पता होगा, कॉर्पोरेट ऑफिस बन रहा है, कई सारे ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं, राइट। तो वहां पे भी मुंबई बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है जो अपना ऑफिस कहाँ पे ओपन कर रही है? गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में, ठीक है। तो मुंबई बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है इंडिया फर्स्ट लाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं, एक शब्द चर्चा में था कल जिसका नाम है टाइम आउट। बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि टाइम आउट रूल किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा कि टाइम्ड आउट रूल जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। और पहली बार इतिहास में 146 साल हो गए हैं जब से ये आपके ODI इंटरनेशनल क्रिकेट्स वगैरह शुरू हुए हैं, तब से पहली बार किसी पर्सन को टाइम आउट रूल के जरिए आउट डिक्लेयर किया गया है, और उनका नाम कौन है? एंग्लो मैथ्यू है। और ये एंग्लो मैथ्यू जो है वो श्रीलंका के ऑलराउंडर है, क्रिकेटर है, और इन्हें यहाँ पर इसी टाइम आउट रूल के जरिए क्या किया गया है? आउट डिक्लेयर किया गया है। बेसिकली ये छोटा सा रूल है जो कि ये कहता है कि ODI मैचेस के लिए ये कहता है कि अगर जैसे कि कोई बैट्समैन है जो आउट हुआ और उसकी जगह जब दूसरा बैट्समैन खेलने आता है तो उसको 2 मिनट का समय होता है कि 2 मिनट में बढ़िया वो अपनी किट विट पहन के तैयार होके ग्राउंड पे आ जाए। अगर वैसा नहीं करता है तो उसको फिर टाइम आउट दिया जा सकता है। तो उसी के अंतर्गत इन्हें एंग्लो मैथ्यू को जो है वो टाइम आउट दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे श्रीलंका और बांग्लादेश का जब मैच हो रहा था अरुण जेटली स्टेडियम में, तब ये चर्चा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम चेस के बारे में। ये है R वैशाली और इन्होंने 2023 फिडे वीमेंस ग्रैंड स्विस चैंपियनशिप को जीत लिया है, और ये पहली फर्स्ट इंडियन बन गई है जिन्होंने ग्रैंड स्विस चैंपियनशिप को जीता है, ठीक है। तो इसलिए नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो R वैशाली, और R वैशाली जो है ना R प्रज्ञानंदन की बहन है, तो भाई बहन का पूरा ड्यू हो गया, ठीक है। तो भाई बहन का जो है ये R वैशाली और प्रज्ञानंदन जो है ये पहला ब्रदर सिस्टर का ड्यू है जिन्होंने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो R वैशाली ने यहाँ पे फिडे ग्रैंड स्विस वीमेंस कैटेगरी में टाइटल जीता है, वहीं ओपन कैटेगरी में ओपन टाइटल जीता है विदित गुजराती ने। क्लियर? तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। 9 नवंबर तक ये चैंपियनशिप चलनी है, कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट है वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो हो चुका है, कहाँ पर? दुबई में। दुबई में इसका आयोजन किया गया था। चलिए कुछ और बातें करेंगे हम। MCQ पहला क्वेश्चन है, CBSE ने अपना न्यू रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ पर ओपन किया है? तो आंसर हो जाएगा UAE में। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मीटिंग कहाँ हुई, कहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगी 2024 में? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में होगी, इंडिया, ऑप्शन ए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ट्रस्ट? तो आंसर हो जाएगा सोमनाथ ट्रस्ट ना, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मिनटमैन थर्ड मिसाइल किस कंट्री की मिसाइल है? तो आंसर हो जाएगा USA की मिसाइल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बन गए हैं इंडिया के? तो हीरालाल समारिया बन गए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कल मैंने आपको एक जल दिवाली कैंपेन के बारे में बताया था, वीमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वीमेन कैंपेन, किसने रन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करेंगे, वीमेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? तो इंडिया ने इस टाइटल को लिफ्ट किया है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिडे वीमेंस ग्रैंड स्विस टाइटल किसने जीता है? तो कौन सी वो चेस प्लेयर पहली बन गई है वीमेन? तो आंसर हो जाएगा R वैशाली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से वो बैट्समैन है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के इक्वल सेंचुरी बनाई है? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली।
49 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। काफ़ी दिन पहले मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आई थिंक आपको वो याद होगा। आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कि रफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, इजिप्ट एंड इसराइल के बीच में, गाजा स्ट्रिप एंड इसराइल के बीच में, इजिप्ट एंड गाजा स्ट्रिप के बीच में, इसराइल एंड वेस्ट बैंक के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है हमास का, इसराइल का वॉर का, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको डिस्कस किया था, आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।